तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। और समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं स्प्रिंग होता क्या है, ठीक है। तो अगर कोई वायर है, ठीक है ना, उसको स्पाइरल के फॉर्म में इस तरीके से अगर आप फॉर्म कर दोगे तो ये क्या बन गया आपका स्प्रिंग, ठीक है ना। इसको इस तरीके से अगर आप मोल्ड कर दो, इसको मतलब कहीं ना कहीं इसके शेप को इस तरीके से, इस स्ट्रेट वायर को इस तरीके से डिफॉर्म कर देंगे तो क्या बन जाता है, ये आपका स्प्रिंग बन जाता है, ठीक है। अब स्प्रिंग आप देखें कहाँ कहाँ पर हो, तो बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कुछ पेन ऐसे होते हैं जहां पर लाइक आपको क्या करना होता है, प्रेस करके मतलब उसका एक जो जिसके थ्रू आप लिखते हो वो बाहर आता है, तो वहां पर भी स्प्रिंग है। स्प्रिंग बहुत नेचुरल, सॉरी कह सकते हैं कि बहुत नॉर्मल चीज है जो आप लोग देखे होंगे। किसी भी व्हीकल में स्प्रिंग आप देख सकते हो, इस तरीके का फॉर्मेट में रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि स्प्रिंग का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्प्रिंग का क्या प्रॉपर्टी है, तो देखो अगर कोई एक एम मास का ब्लॉक हम यहाँ पर अटैच करते हैं, ठीक है ना, तो अभी ये स्प्रिंग क्या है, अनडिफॉर्म्ड है। अनडिफॉर्म्ड मतलब यहाँ पर इसमें ना कॉम्प्रेशन है ना इलोंगेशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज समझते हैं कि यहाँ पर नेचुरल लेंथ क्या होता है, ठीक है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ का मतलब व्हेन देयर इज no elongation, when there is no elongation and compression in spring, ठीक है ना, compression in spring, ठीक है, compression in spring, ठीक है। जब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन ना हो, ठीक है, तो वैसे केस में वो अपने नेचुरल लेंथ में रहता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज और है कि जब वो नेचुरल लेंथ में होता है, ठीक है ना, व्हेन स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, तो वहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, जीरो, ठीक है ना। जब स्प्रिंग में ना इलोंगेशन हो ना कॉम्प्रेशन हो, तो उस वक्त स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा होता है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे कि व्हेन spring is in its natural length, वो अपने नेचुरल लेंथ में होगा, ठीक है, then it does not exert, it does not exert any force, ठीक है। तो यहां पर वो कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। तो फिर फोर्स एग्जर्ट कब करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाई करेंगे कि फोर्स वो कब एग्जर्ट करता है, ठीक है। तो देखो फिर से वही अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम अरेंजमेंट है, यहाँ पर सिर्फ फिर से क्या करेंगे, आप एक ब्लॉक को यहाँ पर ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे अटैच किए, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ये अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या है, ये स्प्रिंग यहाँ पर मीन पोजीशन पे है, यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं आप, नेचुरल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल लेंथ स्प्रिंग अपना है, ठीक है। इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन क्या है, जीरो। अब क्या है कि अगर इस पे फोर्स लगा करके आप इसको खींचोगे, तो खींचने के बाद ये जो ब्लॉक है ना थोड़ा आगे बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो जब ये ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा तो ये स्प्रिंग जो है ना वो डिफॉर्म्ड होकर के कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होकर के दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स क्या है आपका, यहाँ पर इलोंगेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या हो गया, इलोंगेशन, ठीक है। तो अब एक बार आप इमेजिन करो कि यहाँ पर इस ब्लॉक को इलोंगेट करके आप हाथ में होल्ड किए हुए, हाथ में जब होल्ड करके रखे हुए रहोगे तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि ये जो स्प्रिंग है ना इस पे फोर्स किधर लगा रहा है, इधर की तरफ। तो स्प्रिंग के ड्यू टू फोर्स जो हो गया वो इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज कि देखो डिस्प्लेसमेंट इलोंगेशन जो है, इलोंगेशन किधर कर रहे हो, आगे की तरफ, और इसका यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज लिखते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्स। नेगेटिव ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या है, एक्स होगा क्या आपका, ये एक्स जो हो सकता है वो आपका कॉम्प्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। स्प्रिंग को आप कॉम्प्रेस करोगे, दबाओगे, तब भी फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसको इलोंगेट करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, स्प्रिंग फोर्स एग्जर्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये हो गया।
अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, shows that force and displacement are opposite in direction। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज को हम लोग एक सेंटेंस में लिख लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स कब एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज कम्स इन पिक्चर, ऑलवेज कम्स इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में तब आएगा जब when we disturb क्या करेंगे, इट्स नेचुरल लेंथ, उसके नेचुरल लेंथ को जब डिस्टर्ब करोगे तब ये स्प्रिंग फोर्स आपको लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल लेंथ दैट इज when we disturb इट्स, अब इसके नेचुरल लेंथ तो ये था, अब उसको डिस्टर्ब करोगे आप तो स्प्रिंग फोर्स अपने पिक्चर में आएगा। और ये जो आया आपका फोर्स इज डायरेक्टली नेगेटिव, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव, ये जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया। ठीक है ना, बाय ऑब्जर्वेशन, कि ऐसा हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में देख रहे थे, इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो चीज आप लोग ऊपर में देखिए कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स, राइट। अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कांस्टेंट पुट करेंगे, इस कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो ये जो होगा वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन क्या क्या, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो स्प्रिंग का शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, शेप, साइज एंड द मटेरियल विथ विच इट इज मेड अप ऑफ, एंड द मटेरियल with which it is made up of, ठीक है ना, किस मटेरियल का वो बना हुआ है वो चीज। ठीक है, तो ये तीन चीज पे वो क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के वो डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अच्छा देखो, एक चीज और आप लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि स्प्रिंग फोर्स का नेचर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में समझ गए, अब इसको पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो अगर एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक है, अब देखो एक जो स्प्रिंग है ना आपका, वो आपके पेन का है, ठीक है, और ये स्प्रिंग जो है वो बाइक का है। ठीक है, बाइक वाला स्प्रिंग यहाँ पर ऐसा है, बहुत थोड़ा सा ये क्या है आपका हार्ड। ठीक है, अब ये क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट है। अब यहाँ पर आप फोर्स लगाओगे एफ, और यहाँ पर भी फोर्स लगाओ एफ, लेट से 100 न्यूटन फोर्स लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या 100 न्यूटन फोर्स लगाओगे, तो क्या दोनों में सेम इलोंगेशन आएगा। पेन वाले स्प्रिंग पे अगर आप 100 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इतना, और इसमें सेम अमाउंट ऑफ फोर्स में हो सकता है इतना ही डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर x1, यहाँ पर x2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फोर्स तो सेम था, तो इसका मतलब k इंटू एक्स वो भी तो सेम होना चाहिए। अब एक के केस में x1 जो है वो ज्यादा है x2 से। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें x1 का वैल्यू ज्यादा, मतलब इसमें इलोंगेशन इसलिए ज्यादा हो गया। देखो k और x दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है 100। अब अगर x ज्यादा हो गया इसका मतलब k कम, अगर x कम रहता तो k ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर K2 जो है वो ज्यादा है K1 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, कि बाइक, ट्रक में भी देखते होगे, और रेलवे जैसे यहाँ पर ऐसे रहता है ना, रेलवे के व्हील पे यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बनाया हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके का आप देखे होगे अरेंजमेंट। ठीक है ना, तो वो भी आपका स्प्रिंग रहता है ना। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग ज्यादा हार्ड रहता है, मतलब स्टिफ ज्यादा रहता है, स्टिफर द स्प्रिंग, स्टिफर द स्प्रिंग। ठीक है, ठीक है, जो ज्यादा स्टिफ रहेगा उसको इलोंगेट करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ
force is needed, force is needed, more amount of force is needed to bring elongation, ठीक है, bring certain elongation, ठीक है ना, bring certain elongation, इतने किसी पर्टिकुलर, ठीक है, and the value of k is greater in this case, the value of k is क्या होगा ऐसे केस में, ग्रेटर होगा, है ना, जब ज्यादा टफ हो जाए, जब हार्ड हो जाए स्प्रिंग, तो उस केस में k का वैल्यू क्या होता है आपका, ज्यादा होता है इन दिस केस, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इस फोर्स इज इक्वल टू के एक्स से रिलेटेड, ठीक है ना। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग कि यहाँ पर फिर से हम लोग एक काम करेंगे, ये आप यहाँ पर ऐसे लगा दिए और ये आपका एक ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ठीक है, और इस पे आप कितना 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और इस स्प्रिंग का इलोंगेट कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट elongation produced by 100 न्यूटन फोर्स इन दिस केस, तो यहां पर आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन काफी सिंपल है ना, यहाँ पर आंसर अगर देखना है तो इस फोर्स के लगने के वजह से इसमें आएगा इलोंगेशन, ये है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ये है एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स जो होगा तो उसके वजह से इसमें इलोंगेशन आएगा, इलोंगेशन जब आएगा, ठीक है, फोर्स लगाने के वजह से क्या होता है, इसमें इलोंगेशन आता है, ठीक है। स्प्रिंग में जब आप फोर्स लगाओगे तो इलोंगेट करेगा, तो इलोंगेट करेगा तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो पीछे की तरफ लगेगा, और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो 100 न्यूटन के बराबर हो, जैसे इसको खींच करके क्या ले जाएंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर एफ स्प्रिंग बराबर कितना है, 100 न्यूटन है, मतलब स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स कितना है, यहाँ पर 100 न्यूटन। अब एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, के इंटू एक्स, ठीक है, k इंटू एक्स, के का वैल्यू कितना है 20, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, और x इधर आ गया, और यहाँ पर आपका कितना है 100, ठीक है, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/20, कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन ला पाए हम लोग, तो 5 मीटर, ठीक है। अब देखो एक चीज और प्रॉपर्टी समझने का बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है स्प्रिंग के केस में खास करके, ठीक है ना, कि ये जो स्प्रिंग फोर्स जो लगता है उसका मोटिव क्या है, उसका पर्पस क्या है। देखो यहां पर इसका नेचुरल लेंथ, यहां पर इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। अब इसको इधर से अगर इलोंगेट करके आप नए पोजीशन पे ले आए, यहां पर आप ले आए, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे एक्स से इधर की तरफ तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, पीछे की तरफ। अगर अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे इधर, ठीक है ना, ब्लॉक को इस डिस्प्लेस अगर इधर करेंगे तो स्प्रिंग हो गया क्या, कॉम्प्रेस्ड, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग कॉम्प्रेस होकर के रह जाएगा, ठीक है। तो आप डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो, पीछे, ठीक है ना, इधर x1 मान लो, इधर sp1, इधर x2, कॉम्प्रेस किधर किए तो स्प्रिंग फोर्स इस पे किधर लगेगा, इस ब्लॉक पे आगे की तरफ। तो देखो इस स्प्रिंग फोर्स का पर्पस क्या है, हर केस में ये स्प्रिंग फोर्स चाह रहा है ना कि ब्लॉक अपने नेचुरल लेंथ जो ओरिजिनल पोजीशन पे था वहां पे पहुंच जाए, मतलब ये स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लगता है सच दैट वो ट्राई कर रहा होता है कि वो अपने नेचुरल लेंथ पे गेन मेंटेन हो जाए, ठीक है ना, मतलब इधर खींचे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, क्या चाह रहा है ये कि ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि exert it always exerts force, ये हमेशा exerts करेगा फोर्स, so that spring can restore its length, restore its natural length, ठीक है ना, वो अपने नेचुरल लेंथ को गेन कर ले, ठीक है, इसलिए ये फोर्स लगते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सो स्प्रिंग फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब ये रीस्टोर कर दे रहा है, ठीक है ना, सो स्प्रिंग फोर्स इज
रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रीस्टोरिंग फोर्स, जो अपने नेचुरल लेंथ को, मतलब जो ओरिजिनल इसका पोजीशन था वहां तक वो पहुंचाता है, ठीक है। तो इस तरह के अभी थियरी हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर ये सीलिंग है, ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है, ब्लॉक लटका हुआ है, कुछ यहाँ पर इसका मास कितना है, तो मान के चलो यहाँ पर मास हो गया आपका 5 kg, ठीक है। इस स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट elongation in spring at natural length, नहीं, at equilibrium, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा इलोंगेशन स्प्रिंग का, ठीक है। और सेम तरह के सिचुएशन यहाँ पर भी हम यहाँ पर मैंने बना देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, आपका एक स्प्रिंग का इस तरीके से ऐसे यहाँ पर अरेंजमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि इसके ऊपर एक ब्लॉक ला करके हम लोग रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक ला करके हम लोग रख दिए। अब इसका मास यहाँ पर कितना है ब्लॉक का, 5 kg, और यहाँ पर के का वैल्यू फिर से यहाँ पर 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका केस 1 और ये हो गया आपका केस 2, ठीक है। दोनों सिचुएशन में पूछ रहे हैं कि ये कैलकुलेट इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम इन फर्स्ट, और सेकंड में आपको पूछे क्या कि कैलकुलेट कॉम्प्रेशन, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, है ना, क्योंकि ये ब्लॉक जो है इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा, तो कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। तो दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो, तो हम लोग समझेंगे इस चीज को कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारा, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो क्या होगा कि शुरुआत में जब इस पे mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये क्या होगा, ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा, तो जैसे नीचे की ओर मूव करेगा इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इलोंगेशन। तो जैसे इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा, इलोंगेशन के ऊपर में क्या लगेगा, आपका स्प्रिंग फोर्स। और एट इक्विलिब्रियम जब नेट फोर्स जीरो होगा, उस वक्त स्प्रिंग फोर्स वेट फोर्स के बराबर होगा। दैट मीन्स kx विल बी इक्वल टू mg, राइट। तो यहां से x इज इक्वल टू mg अपॉन k करेंगे, राइट। तो mg मास कितना है यहाँ पर 5, और यहाँ पर g का वैल्यू 10 और k का वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 मीटर से ये क्या होगा, इलोंगेट होगा। एंड सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पर वेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वेट फोर्स की वजह से ये ब्लॉक जो होगा वो नीचे की ओर आ रहा होगा, तो नीचे की ओर आ रहा होगा, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेशन मिलने की वजह से क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ, और फिर से यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम, क्या एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, वो फिर से mg के बराबर होगा, है ना, ऊपर में लगने वाला फोर्स नीचे वाले लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। दैट मींस kx विल बी इक्वल टू mg। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, mg अपॉन k। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया ये चीज। अब इसके बाद स्प्रिंग के बारे में दो चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पहला चीज ये कि 2 से 3 अगर स्प्रिंग जोड़ दिया जाए तो क्या इफेक्ट मिलेगा, जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते थे आप लोग, है ना, सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करते थे, उसी तरीके से जब स्प्रिंग को अगर सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो अपना वो इफेक्ट कैसा दिखाएगा, ये पहले सीखेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग ये सीखेंगे, अगर एक स्प्रिंग है उसका लेंथ एल है, अगर उसको 2 टुकड़े में बांट दिया जाए तो फिर उसके स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या फर्क आएगा। तो ये दो चीज सीखना, मतलब पहले जोड़ेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करने का सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीज को हम लोग अभी सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स, कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। तो स्प्रिंग्स के कनेक्शन कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे अभी, है ना। तो देखो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्प्रिंग दो तरीके से कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट वे जो हो गया वो क्या हो गया, इन सीरीज, ठीक है, और सेकेंड वेव जो हो गया वो क्या होता है आपका, इन पैरेलल, ठीक है। बेसिक जो है वो यही है। इट कैन बी, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा तो केवल सीरीज और पैरेलल में नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख गया, एक ऐसा रेजिस्टेंस दिख गया, और दूसरा रेजिस्टेंस जो है ऐसे, तो यहाँ पर क्या, ये दोनों तो सीरीज में, और फिर
इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ पैरेलल में। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे भी स्प्रिंग में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्प्रिंग का सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर सीरीज कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, तो जिस तरीके से आप रेजिस्टेंस में देखे थे, क्या सिचुएशन था वहां पर, एक का एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड रहता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही, एक स्प्रिंग ऐसा, ठीक है, एक स्प्रिंग ऐसा, और वो दूसरे स्प्रिंग से इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ पर एक ब्लॉक आप एम का यहाँ पर ऐसे रखिए, ठीक है। अब एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग K1 मान लेते हैं, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मान लेते हैं, K2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर K1 और K2 मान लिए, तो देखो अब यहाँ पर अगर आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद क्या ब्लॉक जो होगा वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो जो आगे बढ़ने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है, जो x यहाँ पर इलोंगेशन मिला उसका, अब ये जो x जो इलोंगेशन हुआ, ठीक है ना, इस x जो इलोंगेशन मिला उसमें सहयोग दोनों का है, कंट्रीब्यूशन दोनों का है। मतलब कुछ ये इलोंगेट हुआ होगा, कुछ ये इलोंगेट हुआ होगा। तो लेट्स टेक कि ये x1 से इलोंगेट हुआ होगा और ये x2 से इलोंगेट हुआ होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये दोनों x1 और x2 से इलोंगेट हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x जो टोटल इलोंगेशन जो है वो क्या है, x1 प्लस x2, ठीक है। जहां पर हम लोग x जो है वो क्या है, टोटल इलोंगेशन, यहाँ पर x जो है वो क्या है, टोटल इलोंगेशन, ठीक है। और x1 जो है वो क्या है, इलोंगेशन इन क्या, K1, और x2 जो है वो क्या है आपका, इलोंगेशन इन K2, ठीक है ना। तो एक K1 में इलोंगेशन, दूसरा K2 में इलोंगेशन, तो ये चीज होता है। अब देखो यहाँ पर स्प्रिंग, जैसे आप लाइक कहाँ चले जाओ, फिर से चले जाओ आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के केस में। तो वहां पर एक चीज आप देखे थे ना कि जब सीरीज में कनेक्टेड रहता था, जैसे यहाँ पर जब सीरीज में कनेक्टेड रहता था, जैसे ये दोनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। इसके अक्रॉस कुछ और वोल्टेज रहता था, इसके अक्रॉस कुछ और वोल्टेज रहता था, ये आप 10 से पढ़े थे, ठीक है। खैर कुछ उसी तरीके का चीज यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो जो भी फोर्स आप यहाँ लगाओगे, जो भी फोर्स आप यहाँ लगाओगे, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये भी स्प्रिंग एक्सपीरियंस कर रहा होगा और ये भी स्प्रिंग एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो सीरीज में जो होता है, इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है कि एक मेन फैक्टर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग, फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग, ठीक है, इज सेम, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन की कहानी है, हमेशा नहीं होता है, केवल सीरीज में होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप हम क्या लिख सकते हैं, देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। अब देखो हमारा फाइनल मोटिव क्या है वो आपको समझाते हैं। हमारा फाइनल मोटिव ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर दो रेजिस्टेंस होते थे ना, और दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालते थे, यहाँ पर R1 रहता था, यहाँ पर R2, यहाँ पर आप क्या निकालते थे, R इक्विवेलेंट। तो उसी तरीके से मेरा यहाँ पर मोटिव ये है कि एक स्प्रिंग ऐसा है, दूसरा स्प्रिंग ऐसा है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K। अब इन दोनों को रिप्लेस करना है किसी एक स्प्रिंग से, ठीक है ना। दोनों का यहाँ पर जो दोनों स्प्रिंग को एक स्प्रिंग से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये स्प्रिंग कांस्टेंट का के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को पता करना है। सबसे पहले देखो ये के इक्विवेलेंट क्या असर दिखाएगा वो समझते हैं। देखो अगर यहाँ पर मान लो 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे, ठीक है, तो इसमें अगर 10 मीटर का इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर के का क्या वैल्यू ले कि यहाँ पर भी 10 मीटर इलोंगेशन ही मिले, ठीक है। तो जो k का वैल्यू आएगा यहाँ पर वो क्या होगा, k इक्विवेलेंट होगा। मतलब कि इन दोनों के बदले वो अकेला, मतलब इन दोनों के बराबर वो अकेला है, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट वो है, ठीक है। तो k इक्विवेलेंट वही होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस में यहाँ पर K1 के यहाँ पर देखो ऐसे समझते हैं इस चीज को, फोर्स तो सबको सब पे सेम लग रहा, तो F इज इक्वल टू K1 X1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से X1 इज इक्वल टू क्या होगा आपको F अपॉन K1, ठीक है। उसी तरीके से F इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो K2 X2, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है। यहाँ पर आप देखियो
तो यहाँ से आप x2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, f अपॉन k2, राइट। अब यहाँ पर x जैसे इसमें भी तो इलोंगेशन आपको x ही मिला है, तो यहाँ पर आप लिखोगे उसी तरीके से जैसे यहाँ पर लिखे हो, यहाँ पे आप लिखोगे f अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू f अपॉन k1 प्लस f अपॉन k2, राइट। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद क्या करना है, क्या ये जो f और f कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 1 बाई k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2, है ना। तो यहाँ से फाइनली यहां से हम लोग फाइनली इतना ही कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, यहां से एक कनेक्टेड है, यहां पर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से n नंबर ऑफ स्प्रिंग कनेक्टेड हो सकते थे, ठीक है। तो वहां पर k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, समेशन ऑफ 1 बाई ki, ठीक है, वेयर i इज चेंजिंग फ्रॉम 1 टू n, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप k इक्विवेलेंट निकालोगे जब यहाँ पर सीरीज दो। यहाँ पर एक चीज आपको इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको याद दिला दें कि रेजिस्टेंस के केस में जब पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता था तो वहां पर इस तरीके का फॉर्मूला आता था, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, राइट। नाउ यहाँ पर क्या है, उल्टा है, ठीक है, यहाँ पर सीरीज में वो फॉर्मूला है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, पैरेलल, इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ये चीज दिखाते हैं कि पैरेलल का डायग्राम कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है। डायग्राम यहाँ पर कैसा कैसा हो सकता है वो चीज को समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे यहाँ पर कि जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो कैसे कैसे अरेंजमेंट होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो अरेंजमेंट जो आप बहुत आराम से इस चीज को समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर मान लो, यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग ऐसे लेके चले, दूसरा स्प्रिंग ऐसे लेकर के चले, और यहाँ पर आप ब्लॉक एम मास का यहाँ पर ऐसे ले जाओ, ठीक है। तो ये दोनों जो कनेक्शन है वहां पर क्या हो गया आपका, पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर जब फोर्स लगाओगे F, यहाँ पर हो गया K1, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका K2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर इस पैरेलल में क्या होगा कि अगर यहाँ पर मान लिया x से इलोंगेट करते हैं तो x इलोंगेशन इसमें भी आएगा, इलोंगेशन x इसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग को सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना है कि इलोंगेशन इज सेम, इलोंगेशन इज सेम इन बोथ स्प्रिंग, ठीक है ना, सेम इन बोथ स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज कि जो आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स कुछ ये कुछ मतलब इस फोर्स को कुछ ये बियर कर लेगा, कुछ बियर ये कर लेगा, मतलब दोनों फोर्स, मतलब ये जो फोर्स उसको दोनों आपस में बांट लेगा, ठीक है ना। तो अप्लाइड फोर्स इसके बारे में लिखेंगे, अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अप्लाइड फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, ठीक है ना, यहां पर अमंग लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बोथ स्प्रिंग, ठीक है, यहाँ पर दोनों स्प्रिंग में ऐसे डिवाइड हो जाएगा एज F1 एंड F2, F1 और F2 के तरफ पे। तो यहाँ पर फिर F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, ठीक है, F1 प्लस F2। अब यहाँ पर इसके भी इक्विवेलेंट अगर हम लोग को यहाँ पर ऐसे देखना है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स F लगा रहे हैं तो इसमें भी x इलोंगेशन लाना है, तो इसका K इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, K इक्विवेलेंट इंटू x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, K1x और K2x, क्यों, क्योंकि इसमें इलोंगेशन सेम है, x को कैंसिल आउट कर दो तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, k1 प्लस k2। तो यहाँ पर k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है सिंपली समेशन ऑफ k i, ठीक है। अब देखो और भी कनेक्शन जो होते हैं वो भी आपके, जैसे इस तरीके का कनेक्शन भी, ये भी आपका पैरेलल कनेक्शन है, क्यों, क्योंकि अगर इसको x से इधर मूव कराओगे तो जितना कॉम्प्रेशन इसमें होगा उतना ही ये स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट करेगा, तो ये भी एग्जांपल है पैरेलल का, ठीक है, ये भी आपका एग्जांपल हो गया पैरेलल का। तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये रहेगा आपका, इसको याद रखें।